बाटो सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम, come on everyone, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो प्रतीक्षा करके चले गए, वो सारे लोग जो प्रतीक्षा कर रहे हैं स्क्रीन के सामने, या उन्होंने आशा छोड़ दी कि आज शो नहीं आएगा, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर से मौजूद हूं। बारिश हुई और बारिश में जब हुआ ये कि इक्विपमेंट्स भीगने लगे तो हटाया गया, फिर उनको लगाया गया, इसलिए थोड़ी सी देरी हुई। लेकिन आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? मानसरोवर गार्डन से। मैं तो समझा सीधे मानसरोवर से आ रही हैं आप। वहीं से जा रहे हैं, बारिश लेके आए। बारिश लेके आए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आपका? चंडीगढ़ से आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं। कितने बजे ट्रेन है या बस है, क्या है? अभी सुबह ही निकलूंगी मैं। अब सुबह ही निकलेंगे तो बातचीत करके जाइएगा आराम से। जी कहां से आना हुआ? गुड़गांव से। गुड़गांव से। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं। आज तो लग रहा है कुछ नए लोग भी आए हैं, मैंने देख लिया, आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहां से आना हुआ जनाब? डिस्ट्रिक्ट एटा, उत्तर प्रदेश। एटा, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम सारे लोग आए। कितने लोग आए हैं एटा से? बहुत सारे लोग हैं एटा से। सबका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और आप ही लोगों से मिलकर ये हिंदुस्तान बनता है, सारे लोगों से और आपसे ये जो खूबसूरती बनाती है, वही ये शो क्या कुल मिला के लब्बो-लुआब है। इससे ज्यादा ना इससे कुछ कम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जरूर शुरू करेंगे और जो मेहमान आज मौजूद हैं मैं उनसे भी तारुफ कराऊंगा, क्योंकि शो का तो बहुत सारा वक्त निकल गया, तो इसलिए बातचीत भी बहुत कम हो पाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। कहां से आना हुआ आपका? लखनऊ से आए। लखनऊ से। हाँ जी, आपके शो होते रहते हैं हमारे। हाँ, आपके शहर में क्या, वो मेरा शहर था, ऐसा नहीं कि अब नहीं रहा। हाँ जी, अभी भी होते हैं। हाँ, मैं लालबाग में आता हूँ, चाय वाले शर्मा टी स्टॉल में मेरे शो होते हैं। जब भी मैं लखनऊ में मौजूद होता हूँ तो वहां जाता हूँ। मानसरोवर भी मैं गया हूँ, कई बार मर्तबा गया हूँ, तो आज आप आई हैं तो आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आई हैं आप? सीतापुर, लखनऊ। सीतापुर, शाहजहांपुर, सीतापुर और लखनऊ, क्या बात। सीतापुर में कहाँ रहती? लोहार बाग में रहती, घंटाघर में रहती हैं, या कहाँ रहती हैं? घंटाघर में। मैंने पूछा सीतापुर में कहाँ रहती? लोहार बाग में रहती हैं, घंटाघर में रहती, तो उन्होंने बोला घंटाघर में। आपको सब पता है? हाँ जी, आपको सब पता है? पता सब है हमको, लेकिन बोलता मैं कुछ नहीं हूँ। बोलता उतना ही हूँ जितना जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं बोलता। कहाँ से आना हो? कोথায় दिखे? बांग्लादेश दिखे? झारखंड। बस 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 बस, ठीक है। पूछा इनको कैसे पता चल गया? वो देख लिया ना मैंने हाथों में, हाथ में चूड़ी लाग की देख ली, तो पता चल गया कि इसको शाखा पोला बोलते हैं। ठीक बोले ना, हमी शाखा पोला बोले, शाखा पोला पोरे है ना ओखने दिखे, तो शाखा पोला था। उसको देख के मैंने पता कर लिया ये सीतापुर का आदमी बहुत धीरे से चुपचाप बैठा था, तो मैंने कहा सीतापुर तो वही है, शाहजहांपुर और उसके बगल वाला। आप भी सीतापुर से? मैनपुरी। अरे बाप रे बाप, बहुत अच्छा शहर है। बातचीत शुरू करें या शो शुरू करें? बताइए, जैसा इच्छा हो, जैसा आप लोगों से कहें तो मैं आपसे ही आज पूरा शो में आपसे ही बात कर सकता हूं, और अगर आप कहें तो मैं शो में बात करूं, जैसा बोले। मेहमान चले जाएंगे, रोज के हैं ये, फिर लौट के आ जाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं मिलते मुझे। आ गए आप जम्मू से, बहुत अच्छा किया आप आ गए। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज मिश्रा जी, आज शो तो कांग्रेस भाई है राहुल गांधी के बयान पर। विनीत त्यागी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, ईशान त्यागी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, एस.के. दत्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया दादा। आज तो आपने ना कुर्ता जामा अलग जामा दीक्षे। सैयद जव्वाद राजनीतिक विश्लेषक। सूर्या मैथिल जी, क्या हुआ, नाराज हो?
देश का अपमान होगा तो हर भारतीय के दिल के अंदर आग जलेगी, दावानल होगा। वो दावानल मेरे अंदर भी आ रहा है आज। कैसे? जिस प्रकार विदेशी धरती पर लगातार राहुल गांधी जा जाकर इस देश की संप्रभुता, लोकतंत्र और इस देश के सबसे सर्वलोकप्रिय प्रधानमंत्री जो विश्व के भी सर्वमान्य नेता हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? राजदंड। अरे भैया, जिनको पता ही नहीं कि वो सिंगल है क्या, उस दंडवत को, जो कि भारत के सनातन को देश के प्रधानमंत्री ने दंडवत किया, उसका अपमान वहां खिल्ली उड़ा रहे हैं। ये आग हर उस भारतवासी के दिल में है जिसके दिल में ये तिरंगा बसता है। हाँ, एक मिनट। जब तिरंगा का ये इशारा करते हैं तो ये अपनी ही तरफ करते हैं। तिरंगा का इशारा सबकी तरफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सैयद जव्वाद, बिल्कुल वेरी क्विक। आज वक्त गुजर गया शो का बहुत, और मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दूर दूर से लोग आए थे और आज मैं बहुत मूड से आया था बात करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा। सैयद जवाब, वेरी क्विक रिस्पांस, देन बीजेपी कांग्रेस की तरफ मैं आऊंगा। जो देते ना थे जवाब, उनके भी सलाम आने लगे, और मेरा वक्त बदला तो मेरे नीम पर आम आने लगे। और समस्या क्या है, उसकी जड़ में जाते हैं। नफरत के कारोबारियों को मोहब्बत से बहुत तकलीफ होने लगी है, और मोहब्बत का असर वो दिखने लगा है। कर्नाटक चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट हैं जिनमें इनको करारी हार मिलेगी, और 2024 का भी अभी आपको पता है नैरेटिव बाकी है। तो समस्या वहां पर है। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है, देश सर्वोपरि है। राहुल गांधी जी ने देश के लिए कोई बात नहीं करी। उन्होंने कहा भारत जो है संस्कृति की जगह है, प्यार मोहब्बत की जगह है। उसमें कुछ लोग हैं जो नफरत के तवे के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। है? 5 सेकंड सिर्फ। इन्होंने कहा कि वहां पर देश के प्रति कोई बात नहीं की, देश की एजेंसियों का अपमान इस देश की संसद में जो सनातनी वो सिंगल लग रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री ने दंडवत किया है, वहां वो खिल्ली उड़ा रहे हैं। और सैयद जव्वार कह रहे हैं कि भैया कोई बात नहीं हुई। ये कर्नाटक विजय की बात कर रहे हैं। कर्नाटक जीतता है किस प्रकार पाकिस्तान के झंडे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, वो दुनिया ने देखा है। तो ये लोग इसलिए दिल मिला रहे हैं, इसलिए अपने मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। देश का सम्मान, देश का सम्मान जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, उनके लिए नहीं बोल पाएंगे। एक साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। आपको हंसी आ रही है, यहां मेरी जान सूख गई थी। हाँ, आपकी जान के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। बड़ी कोशिश करी, बड़ी मेहनत करी, तब इस आह में आह बनी। कैसे प्रकट कर लेते हैं? हाँ जी, राहुल जी के बारे में कैसे बोल लेते हैं? राहुल जी के बारे में कैसे बोल लेते हैं? उनकी कौन सी ऐसी बात है देश के लिए? राहुल जी ने एक बात कही, और वो ये कहा, भारत में कुछ लोग का ग्रुप है जो ये मानते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें यह भी लगता है कि वो भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठकर उन्हें बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा ही एक उदाहरण है। यहां शब्द उदाहरण भी है, और लोगों ने कहा ये उदाहरण नहीं, राहुल गांधी ने नमूना बोला है। लौटूंगा, वक्त थोड़े से ब्रेक का है, जाना नहीं, वक्त गुजरा है, लेकिन फिर आता हूं। बात 24 तक ऐसे ही चलेगी। मातरम वंदे मातरम। हो गया ब्रेक, खत्म ब्रेक। दुनिया का सबसे छोटा ब्रेक आज न्यूज 18 इंडिया में। बजाओ ताली सब लोग। आज दरअसल क्या हुआ कि मैं ये भूल गया कि 23 हो गया, मुझे लगा कि मुझे ब्रेक लेना, लेकिन आज ब्रेक नहीं लेना था। राहुल गांधी ने कहा, कैलिफोर्निया की यात्रा पे हैं, अमेरिका की यात्रा पे, आराम से भैया, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, थोड़ी देर की बात है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में ऐसे हैं, कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा है जो
उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ मालूम है, उन्हें लगता है कि वो भगवान से भी ज्यादा जानते हैं, वो भगवान को भी चकित कर सकते हैं। और ऐसा ही उदाहरण प्रधानमंत्री का है। वो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री का उदाहरण है, एक ऐसा ही उदाहरण है। यहां उदाहरण पर लेकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि ट्रांसलेशन गलत है, उदाहरण नहीं नमूना। मैं यह शब्द इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मुझे बेहद आपत्तिजनक लगता है, इसलिए उसको मर्यादा में रहकर मैंने उदाहरण शब्द का इस्तेमाल किया है। पहले कांग्रेस एंड देन बीजेपी। प्रतीक जी, इस देश का अपमान, मतलब आपको यही रह गया है कि प्रधानमंत्री का सिर्फ अपमान करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जी जी, मुझे शिकायत है राहुल गांधी से, अगर देश की समस्या कोई भी उनको तकलीफ है तो ये देश में ही बोलेंगे, विदेश में जाके क्यों बोलते हैं? हमारे देश का समस्या का हल हमारे देश में हो सकता है। यहाँ देश का नागरिक बहुत जागरूक है। कहां से आना हुआ आपका? मेरा हुआ झारखंड देवघर से। हाँ जी, कह रहे देश में बोलने से सदन का सदस्य रद्द हो जाती है उनकी। कैसे? अभी हुआ ना अभी? जी नहीं, वो सदस्यता बिल्कुल जी नहीं, इस बात से नहीं हुई है। जी नहीं, उन्होंने मोदियों को, पूरे मोदी को, पूरे इंडिया भारत के मोदी को चोर बोला, चोर बोला। जी नहीं, आप तो ये नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। मैं समाधान कर देता हूं, मैं समाधान कर देता हूं। तुम जो बोलना चाह रहे थे कि इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि माइक साइलेंट कर देते, ये कहना चाह रहे थे। तो हाँ, मेरा काम है सही परिप्रेक्ष्य में रखना। और आप जिसका उदाहरण दे रहे थे वो सही यूं था कि उन्होंने रैली में बोला था राहुल गांधी ने, हाँ, नाउ द कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड एंड द बीजेपी। प्रतीक जी, एक उत्तेजित साथी जो हमारे पैनल पर लगातार रहते हैं, हाँ जी, ये कह रहे थे कि देश का अपमान होता है। देश का अपमान तब होता है क्योंकि पिछली बार मुझे बोलने का मौका नहीं मिला था, जब न्यूज 18 के माइक के सामने सूर्य मैथिल कहते हैं कि मुसलमान की बेटी का बलात्कार कब होगा और उसकी हत्या कब होगी। आपके मंच पर कहा था, ये नहीं बोला था, ये नहीं बोला। अगर ये सेंटेंस बोला होता तो इसके बाद ये अगले दिन से शो में बैठने लायक ना रखता, मैं इनको निकल निकाल देता। अरे नीरज, मैं चुपचाप बैठिए वहां पे। नीरज, मैं तुम्हें माइक दे दूंगा। मैंने तुरंत ये बात कहा, ये मेरे प्रोग्राम में अगर कोई बोलेगा तो उसकी सजा सिर्फ ये है कि उसके बाद वो शो में शरीक होने लायक नहीं रहेगा मेरे यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। अरे मुसलमान की बेटी मुसलमान बेटी नहीं, ये कोई बात हुई? हिंदू की औरतों में भी विभाजन करेंगे? क्या बात है जी। प्रतीक जी, हाँ। आयशा शाफिया वाला बयान भूल गए? 2 दिन पहले इन्होंने आप ही के आप रुकैया वाला बयान भूल गए मेरा? यही मैंने पढ़ा था। रुकैया ने कहा था कि ये कैसे बोल सकते हैं आप कि सिर्फ ये उनकी बेटियों पे हो रहा है, क्या हमारे लिए आप आवाज नहीं उठाएंगे? प्रतीक, मैंने कहा बिल्कुल उठाएंगे। रुकैया, तुम हमारी भी बेटी हो, हमारी भी बहू हो, हमारे घर की माँ हो, तो तुम्हारे लिए तो हम कैसे विभाजन की रेखा कैसे खींच देंगे नीरज? तो इसीलिए तो प्रतीक जी मैंने कहा देश का अपमान तब होता है जब एक जिम्मेदार पत्रकार के सामने और देश के सबसे बड़े चैनल के ऊपर आकर इस तरीके की बात की जाती है। देश का अपमान तब नहीं कहा था। सुनिए, हाँ जी। देश का अपमान तब होता है जब देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां, उनको सड़क पर घसीटा जाता है और सरकार चुप हो जाती है। वो जब गंगा के ऊपर अपना मेडल पहनाने जाती है, सरकार बात नहीं करती है, तब देश का अपमान होता है। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि देश की समस्या महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा की जो फीस है वो बढ़ती जा रही है, जो हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसके सामने बोलने के लिए अपनी ऑडियंस को, देश के लोगों को जब बोलते हैं वो, तो देश का अपमान नहीं, देश के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अरे इधर देखो, सब देखो, अरे इधर देखिए, कोई दिक्कत? पानी पिलाओ गार्ड साहब, इधर दोनों को। अपना काम मत भूला करो, पानी पिलाओ पहले भैया दोनों। हम हमारी तरफ से आप भी मार। अरे खोलो इसमें, मुझे पानी पिलाओ। अपमान तब होता है जब आप ये कहते हैं कि देश में अकलियत, अल्पसंख्यक, मुसलमान, ईसाई खतरे में है, अपमान होता है। मुझे हाँ जी, अल्पसंख्यक कहाँ है अभी? अल्पसंख्यक तो रहे नहीं अभी।
चुपचाप बैठो वरना ऑटो लो और निकल लो यहां से। अपमान तब होता है जब आप कहते हैं इस देश में अकलियत जो है मुसलमान वो खतरे में है, वो डरी हुई है, क्रिश्चियंस डरे। अरे कल ही यहां पे आके एक बेटी बोल रही थी और क्या आंख में आंख डाल के बोली है मेरे लिए, मेरे सामने, मजा आ गया। शहडोल की थी, सोलोमन। मैंने कुछ बोला नहीं, सुना, माइक नहीं हटाया। उसने कहा कि देश में क्या बेटियों को घसीटा जाएगा। मैं सुनता रहा, पूरी बात सुनी। उसकी बात सुनने का, उसको कहने का हक है। अगर मेरे घर की बेटी है तो उसको कहने का हक है। और ये इसी लोकतंत्र में संभव है और किसी देश में लोकतंत्र में संभव नहीं है। और अगर आप यहां से जाके 5000 किलोमीटर में जाके ये बात कहते हैं तो ये अपमानजनक है, ये अपमानजनक है। जवाब सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 से 2022 तक 9 बार विदेश में जाकर क्या कहा। 2014 से पहले देश की जनता को लगता था कि भारत में पैदा हो गए तो मैंने कोई गुनाह किया था, पिछले जन्म का पाप था, इससे देश का सम्मान बढ़ रहा था। आपके बाप दादा ने आपके लिए जो काम किए, अगर आप उन चीजों को नहीं देखेंगे तो प्रतीक जी देश का अपमान तब होगा। मैं एक बात कहता हूं, अक्सर कहता हूं, और मुझे भी बोलने का हक है। मन की बात क्या मैं नहीं कहूंगा? मैं भी कहूंगा, जरूर हुआ है, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है जिसका खामियाजा, जिसका परिणाम इस मौजूदा पीढ़ी को तो भुगतना पड़ रहा है। हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है। वो मैं भूलता नहीं हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा। बहू बेटियां गांव के सामने शाम को जाती थी शौच के लिए, उठ जाती थी। जब गांव के किनारे से गाड़ियां गुजरती थी, रोशनी पड़ती थी, उठ जाती थी। जिन्होंने गांव देखा होगा वो जानते होंगे। और कितनी बार वो शौच के लिए बैठती थी, कितनी बार उठती थी, क्योंकि साहब की गाड़ी गुजर जाती थी और सामने हकीकत, हम आपकी इज्जत सामने नजर आती थी। हाँ जी, वो तो जो शौचालय जाता हो तो हस्बैंड का ऊपर है। हाँ, कोई बात नहीं, यहां आ नहीं निकलेगी, क्योंकि जितनी अकल है उतनी ही बात कही जाएगी। जितनी अकल है उतनी ही अकल की बात। कोई बात नहीं बेटा, इस शो में रोज आया करो, क्लास लिया करो, हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, बात सिर्फ शौचालय की नहीं थी, इज्जत घर की नहीं थी, बात इससे बहुत ऊपर थी। और बात वो ये थी कि हम समाज में एकता नहीं पैदा कर पाए। हुजूर आली, एकता नहीं पैदा कर पाए और वो खाई बढ़ती चली गई, चाहे वो जाति का भी भेद हो और चाहे वो रिलीजन का भी भेद हो। और कौन दोषी है हम आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं भरा गया, कैसे नहीं भरा गया? वेरी क्विक रिस्पांस, देन आई विल गो टू द ब्रेक। प्रतीक जी, ये मोहब्बत की दुकान की भी बात करते हैं, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं। जब आपके सामने कोई ये कहे कि खालिस्तान जिंदाबाद, तो आप क्या उसका जवाब मुस्कुराकर देंगे? ये मोहब्बत बांटना है? चीन की आप तारीफें करते हैं, वो मोहब्बत बांटना है? लेकिन देश के प्रधानमंत्री को आप गालियां देंगे, उनके लिए नफरत है केवल, और देश के दुश्मनों के लिए प्रेम है। ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जिसमें केवल आप दुश्मनों को ही प्रेम बांटेंगे और प्रधानमंत्री को गालियां देंगे, विदेशी धरती पर जाके देंगे, बार बार देंगे और देश का अपमान करते रहेंगे? और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि भगवान से कनेक्टेड बता रहे हैं, भगवान नहीं, उन्होंने ये कहा और ये घोर आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा भी भगवान भी चकित होंगे कि मैंने क्या बना दिया। ये आप अपने देश के सबसे बड़े मुखिया के लिए कहेंगे? अपने बाप के लिए कहोगे? ये कहोगे? तो बोलो ना, जवाब दो ना। क्या नाम है? मोहित शर्मा। जोर से बोलो ना। बाप के लिए कहोगे? नहीं कहेंगे। वक्त छोड़ के ब्रेक के बाद फिर आता हूँ। वंदे ने कई बार उस पर पत्थर से हमला किया। देखकर ऐसा लगा जैसे वो लड़की से किसी बात का गुस्सा निकाल रहा हो। और अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी साहिल ने पूछताछ में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया है। यही नहीं, उसने ये भी माना कि गुस्से में उसने लड़की की हत्या की और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। पुलिस से कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार कैसे इसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पिछले कई दिनों से वो लड़की उसे नजरअंदाज कर रही थी, जिससे वो बुरी तरह चिढ़ा हुआ था।
आरोपी साहिल के गुस्सैल और हिंसक बर्ताव की वजह से उसके घर वाले पिछले कुछ साल में कई बार अपना घर बदल चुके हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में साहिल ने यह बात कबूल की कि उसने गुस्से में आकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। यानी वो शुरू से ही गुस्सैल और हिंसक प्रवृत्ति का है। इसी वजह से उसके घर वाले पिछले कुछ साल में कई बार अपना घर बदल चुके हैं। इस बीच न्यूज़ 18 की टीम रोहिणी के शाहबाद देरी इलाके में मौजूद उस पते पर पहुंची जहां पहले साहिल का परिवार रहता था। पड़ोसियों से बातचीत के बाद ये पता चला कि साहिल के झगड़े की वजह से उसके परिवार को यहां से घर खाली करना पड़ा था। ये 2-2.5 साल पहले यहाँ रहते थे और फिर उसके बाद खाली कर दिया। रीजन तो पता नहीं, बहुत पहले एक बार ही लड़ाई हुई थी बस। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि कुछ महीने पहले भी साहिल के झगड़ों की वजह से उसके घर वालों को अपना घर बदलना पड़ा था। इस बीच दिल्ली पुलिस अब नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी साहिल के दिमाग की जांच करवाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उसने सरेआम सड़क पर उस लड़की की हत्या की, उसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। और इसी वजह से दिल्ली पुलिस उसके दिमाग की जांच करवाने की तैयारी में है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी साहिल ने गुस्से में इस वारदात को अंजाम दिया या फिर वो दिमागी तौर पर बीमार है। सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जो तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे इसको खोलने के लिए। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी साहिल और वो लड़की पिछले कई साल से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन किसी बात पर उनका झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से उस लड़की ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से साहिल उससे नाराज था। उसने कई बार लड़की को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। दिल्ली में नाबालिग लड़की की सड़क पर हुई हत्या की खबर सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने लड़की के घर वालों से मुलाकात करने के बाद यह जानकारी दी और उन्होंने ये बताया कि रोहिणी के शाहबाद देरी इलाके में लड़की की बेरहमी से हुई हत्या की खबर सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए, इतना वो तो हमेशा बेटियों का तो खबर भी नहीं ऐसी सुन सकते देख सकते। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने लड़की के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। यही नहीं, उन्होंने आर्थिक मदद के तौर पर लड़की के घर वालों को 1 लाख रुपए का चेक भी दिया। इधर देश की राजधानी दिल्ली में नाबालिग की बेरहमी से हुई हत्या पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना गुस्सा जाहिर किया। अहमदाबाद में कथा करने के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने देश में हो रही ऐसी घटनाओं पर दुख जाहिर किया और कहा कि इस तरह की घटना सुनकर भला कैसे किसी भाई का खून नहीं खौलेगा। तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खौले। असल में 2 दिन पहले दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में हुई एक लड़की की निर्मम हत्या के बाद बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये खबर देखने के बाद उनका खून खौल गया। इसके साथ ही उन्होंने सनातन धर्म का जिक्र भी किया और कहा कि इसीलिए हम भरोसा हमारे सनातन पर करते हैं। हमारा सनातन मारने वाला नहीं, बचाने वाला। वहीं दिल्ली में हुई नाबालिग लड़की की हत्या का जिक्र बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कर दिया। अहमदाबाद में उन्होंने इस घटना की बात करते हुए इसे लव जिहाद बताया और एक बार फिर अपने भक्तों से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे आने की अपील कर दी। इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ हैं और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए अब हिंदुओं को चूड़ियां पहनकर नहीं, घर से बाहर निकलना ही पड़े। न्यूज़ 18 से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कहा कि वो सनातन धर्म के लिए बोलना बंद नहीं करेंगे। भगवान नाम से शांति मिलती है क्या शांति, ये उनको निर्णय करना चाहिए। दिल्ली में हुई नाबालिग की निर्मम हत्या के मामले की जांच दिल्ली पुलिस लव जिहाद के एंगल से भी कर रही है। राजधानी दिल्ली में नाबालिग की बेरहमी से हत्या करने वाले साहिल के दिमाग की अब जांच की जाएगी। दिल्ली पुलिस आरोपी साहिल का साइको एनालिसिस टेस्ट कराएगी और इसके जरिए ये पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक साइको एनालिसिस टेस्ट यानी कि PAT टेस्ट के जरिए पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था। इस टेस्ट से साहिल के दिमाग, उसके रहन सहन, उसकी दिनचर्या, उसके क्या शौक हैं, उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। मनोचिकित्सक की मदद से साहिल के दिमाग का अध्ययन कराया जाएगा। साइको एनालिसिस टेस्ट में 4 से 5 मनोचिकित्सक साहिल से सवाल जवाब करेंगे। साइकोलॉजिस्ट आरोपी साहिल से उसके परिवार, उसके दोस्तों के बारे में पूछेंगे, उसका लाइफस्टाइल, उसके शौक, पसंद नापसंद, सब के बारे में राज उगलवाएंगे। साइको एनालिसिस टेस्ट करीब 3 घंटे तक चलता है। दिल्ली पुलिस वक्त पर इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी, इसीलिए ये टेस्ट सपोर्टिंग सबूतों के मद्देनजर काफी जरूरी है कि आखिर आरोपी साहिल के दिमाग की हालत क्या है जिसने ऐसी दरिंदगी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस नाबालिग लड़की की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की तलाश में जुट गई। 2 दिन पहले आरोपी साहिल ने चाकू से गोदकर लड़की की हत्या कर दी थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी और इसीलिए उसने करीब 15 दिन पहले चाकू खरीदा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले कई दिनों से आरोपी साहिल लड़की को मारने की फिराक में था। उसे मौका मिला 28 मई को, जब वो लड़की रात करीब 8:30 बजे अपनी एक दोस्त के घर जाने के लिए निकली, जिसके बाद आरोपी ने उस पर हमला बोल दिया। पहले आरोपी ने उसे चाकू से गोदा और फिर उसे पत्थर से कुचल दिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हत्या के बाद आरोपी रिठाला पहुंचा और वहां पर उसने चाकू को फेंक दिया।
जिसे ढूंढने के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस का कहना है कि चाकू फेंकने के बाद आरोपी साहिल यूपी के बुलंदशहर चला गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने यह दावा किया कि आरोपी साहिल कई लड़कियों के साथ संपर्क में था। आरोपी के कई दूसरी लड़कियों से जुड़े होने की यह जानकारी उसके इंस्टाग्राम चैट से मिली। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसी वजह से नाबालिग लड़की साहिल से नाराज थी। पुलिस के मुताबिक उस नाबालिग लड़की का पहले एक बॉयफ्रेंड था, जिससे उसका ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद वो आरोपी साहिल से जुड़ गई थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जब नाबालिग लड़की को साहिल की असलियत पता चली तो वो उससे दूर रहने लगी। उसे ये लगने लगा था कि साहिल उसे धोखा दे रहा है और इसी वजह से उसने साहिल से किनारा कर लिया। पुलिस का कहना है कि यही बात आरोपी को नागवार गुजर रही थी। वो उसे मनाने में जुटा था, लेकिन लड़की मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से आरोपी ने लड़की की हत्या की साजिश रची। इस बीच आरोपी साहिल और लड़की के बीच वीडियो कॉल का दावा भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वीडियो कॉल पर लड़की ने साहिल का मजाक भी उड़ाया था। सूत्रों के मुताबिक दावा किया गया कि आरोपी साहिल ने उस लड़की से हत्याकांड से एक दिन पहले वीडियो कॉल पर बात की थी, जो काफी देर तक होती रही। वहीं हत्याकांड वाले दिन यानी 28 मई को भी दोनों के बीच सुबह 2 बार वीडियो कॉल से बात हुई थी। बताया गया कि लड़की ने साहिल को 2 वॉइस नोट भी भेजे थे। दावा किया गया कि ये वॉइस नोट लड़की ने साहिल को उस वक्त भेजा था जब लड़की के दोस्त अजय उर्फ झबरू ने साहिल को धमकी दी थी। दिल्ली के रोहिणी के शाहबाद देरी इलाके में हुई नाबालिग लड़की की हत्या के पीछे लव ट्रायंगल भी बड़ी वजह हो सकती है। यह दावा दिल्ली पुलिस सूत्रों की तरफ से किया गया। हालांकि पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि लड़की की हत्या के पीछे लव ट्रायंगल एक बड़ी वजह हो सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में साहिल ने बताया कि उस लड़की का अजय उर्फ झबरू नाम के लड़के के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से वो लड़की उसे छोड़ना चाहती थी। लेकिन झबरू का कहना है कि उसका नाबालिग लड़की से कोई लेना देना नहीं था। वो मेरे कहा जाए या आह निकला, वो निकलता है, अपने आप निकलता है। लेकिन आप जब कहीं कबीर को छूते हैं, जब कहीं सूफी छूते हैं, कहीं एकता के तार छूते हैं, जब संस्कृति के वो मूल बिंदु छू लेते हैं, तो लगता है कि नहीं बस अब इसके आगे क्या बोलूं मैं, क्या कहूं। और यही सच्चा हिंदुस्तान है जो आपके कंधे पर है। सच कह रहा हूं मैं। यही वो दृश्य हैं जो पूरे हिंदुस्तान को तमाम मुख्तलिफ लोग भी मिलकर सब एक बनाते हैं। और यही सच है, कोई भाषण नहीं दे रहा मैं। जितना घूमा, जितना देखा, अभी बहुत छोटा हिस्सा देखा हिंदुस्तान का, लेकिन जितना भी देख पाया यकीनन बड़ा खूबसूरत है। और लोकतंत्र जिसे कहते हैं ना, जिसे लोग जानना चाहते हैं, एक याद, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूं और ना मैं कुछ कह रहा हूं,
उन्होंने आज ये बात जरूर कही कि भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद क्या था, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि गांधी जैसे व्यक्ति को भी पहले भ्रमण ही करना पड़ा, तब समझा कि हिंदुस्तान क्या है। बगैर घूमे नहीं समझ में आता। बगैर घूमे से मतलब यह कि यूरोप पे घूमना अलग है, हिंदुस्तान को समझना। कहां से आना हुआ आपका? कश्मीर से। कश्मीर से? ओए कश्मीर कहां से? बांडीपोरा। बांडीपोरा। बांडीपोरा चाहिए। अब देखिए तो लगेगा हिंदुस्तान कुछ और है, और अगर आप अभी तमिलनाडु चले जाएंगे तो हिंदुस्तान कुछ और लगेगा। लेकिन सूत्र एक ही है, नियम एक ही है, तार एक ही है, जिससे वो बंधा हुआ है, जिससे वो बंधा हुआ, और वो लगता है वही हिंदुस्तान है। बिल्कुल, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज शो में बहुत टाइम निकल गया, लेकिन मैंने जो कहा वो यही था कि आज उन्होंने बताया कि भगवान भी चकित हो जाएंगे कि ये मैंने क्या बना दिया। ये बेहद अपमानजनक है, नहीं बोला जाना चाहिए, कहीं भी नहीं बोला चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए तो कतई नहीं, बिल्कुल घोर आपत्तिजनक। ईशान त्यागी दत्ता जी विल रिस्पॉन्ड। जी प्रतीक जी, जो ब्रेक से पहले की डिबेट रही उसमें दो चीजें निकली। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र विनीत त्यागी जी और सूर्य मैथिल जी एक बीमारी से ग्रसित हैं जिसको बोलते हैं फेक न्यूज सिंड्रोम। ये लोग फेक न्यूज व्हाट्सएप पे पढ़ के आते हैं और उसके बाद आके नेशनल टेलीविजन पे गलत बयानबाजी करते हैं। मैं बता देता हूं कैसे। सूर्य मैथिल जी ने बोला कि कर्नाटक में पाकिस्तान के झंडे फहराए गए, ऐसा कहीं नहीं हुआ, पढ़ के आइएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, विनीत त्यागी जी ने बोला कि चीन पे राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते। चीन पे राहुल गांधी लगातार पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान संसद में अपने भाषणों में बोलते आए हैं कि क्यों देश में चीन घुसता आ रहा है और क्यों प्रधानमंत्री जी लाल लाल आंखें नहीं दिखा पा रहे हैं चीन को। दूसरी बात, आपने यहां पे बोला कि क्या अपने पिता को, आपने वर्ड बाप यूज किया, क्या अपने बाप को ऐसे बोलेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी देश के बाप नहीं है, इन लोगों के बाप हो सकते हैं लेकिन देश के बाप वो नहीं है, देश के खिलाफ। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बोला अमेरिका में, उन्होंने बोला कि मैं देश में धार्मिक सौहार्द फैलाना चाहता हूं, मैं जातीय सौहार्द फैलाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है, जो भाई को भाई से लड़ाने की काम कर रही है, उस राजनीति के वो खिलाफ है और उसको खत्म करने का काम भारत में अगर कोई करेगा तो राहुल गांधी जी करेंगे। दूसरी बात, ये क्यों नहीं बात करते महंगाई की, ये क्यों नहीं बात करते बेरोजगारी की, ये क्यों नहीं बात करते कि चीन देश में क्यों घुसता आ रहा है, ये क्यों नहीं बात करते जो नोटबंदी इन्होंने की थी उसके लिए क्यों माफी मांगते? आपके मुंह से चीन क्यों निकलता है, पाकिस्तान क्यों नहीं निकलता है? प्रतीक जी, चीन पाकिस्तान हम इन सब से अपना कंपैरिजन नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान जैसी फेल्ड स्टेट से भारत का ईशान त्यागी जी, मैंने इनके पिताजी के साथ भी डिबेट की है, मरहूम त्यागी जी के साथ। अच्छे आदमी, बहुत अच्छे इंसान, मित्रों के मित्र। आज मैं याद करता हूं, मैंने हाँ यहां पे बोला था ना, आप अपने बाप, क्या नाम है भैया? बाप के समान है, मोदी जी बात पे समान है, तो उनको क्या अंदर आओ, जरा अंदर आओ, अंदर आ जाओ। बहुत दिनों से मैंने ऑमलेट नहीं खाया, आओ अंदर आओ, यहां खड़े हो। क्या नाम है? मनीष द्विवेदी। कहां के रहने वाले हो? बलिया। क्या उम्र है? 29। ईशान त्यागी, पीछे जाओ कैमरा लेके पीछे। ईशान त्यागी उम्र होगी लगभग यही 27-28 साल। हिंदुस्तान घूमना इसे ही कहते हैं, घूमोगे, मिलोगे, बात करोगे, चीजें पता चल जाएगा। बाप का मतलब बाप थोड़ी ना है, कोई एक्सचेंज मेला थोड़ी ना लगा कि बाप इधर का बाप उधर का बाप। बाप एक ही होता है। बाप का मतलब होता है बाप एक ही होता है, पदवी, और वो प्रधान सर्वोच्च होती है। वो समय, रुकिए ईशान जी, जब सीखने का चुप, आप बैठिए, मैं बैठिए, ये मेरा शो है, जहां गुप्ता जी बैठिए, सुनिए आप, मैंने इस देश में, ईशान जी बैठिए, ईशान जी दिस इज वेरी बैड, ईशान जी दिस इज वेरी बैड। मैंने आपको सुना, मैं फिर सुन लूंगा आपको, मैं फिर जवाब दे दूं, फिर सुन लूंगा।
पद होता है, सर्वोच्च पद होता है, वो सम्मानीय होता है और वो ऐसे समझ में नहीं आता है। बनना नहीं कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं बने, लेकिन उसके बाद भी वो जानते हैं। मनमोहन सिंह जी वहीं पे थे, जवाहरलाल नेहरू वहीं पे थे, उसी पद पे थे और वो सर्वोच्च पद है। कोई उसके बारे में ये कहे कि भगवान ने बनाकर क्या सोचता होगा। राहुल गांधी क्या है देश का, ये तो बताओ क्या है, वो भाई है बेटा क्या है? हाँ वो बताओ। तो बेटा है तो बाप तो होगा ही। बोले बेटा है तो बाप होगा ही। अपने ही मुंह से बोले बेटा है, वो बेटा है। राहुल गांधी बेटा है। राहुल गांधी बेटा है, मोदी जी बेटे हैं, लेकिन वरिष्ठता क्रम है, बाप ही होता है। सर्वोच्चता है जी। ईशान को वादा किया था, वादा खिलाफी नहीं होगी। राहुल गांधी जी के पिता शहीद राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने का काम किया। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आप बोलते हैं सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। जिस राष्ट्रपति का अपमान करने के लिए काम मोदी जी ने किया है, जब संसद का उद्घाटन हो रहा था, नहीं संसद का, क्यों एक महिला राष्ट्रपति वो चिल्लाते थे, क्यों उन्हें नहीं बुलाया गया? वो सीतापुर वाले बात जाने भगा दूंगा अभी। वो सीतापुर वाले चले गए क्या? हमारे यहां उसको कहते हैं कि फैला दिया गया, फिर ईशान त्यागी उसको पोतने का काम करते हैं। नहीं, एक बार फैल गया तो फैल गया, लेकिन क्षमा है। बाप से मतलब बाप था नहीं, बाप तो मेरा है, अपना उसका नाम है एक है, लेकिन वो सर्वोच्च है, इसकी आदर है। और जब समझ जी पंडित आप कह के देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बोल के देखिए, मैं जवाब दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री को बोल के देखिए, जवाब दूंगा। स्वर्गीय राजीव गांधी को बोल के देखिए, जवाब दूंगा। जी लो दत्ता जी विल रिस्पॉन्ड। दत्ता जी विल रिस्पॉन्ड। ऐसे मैं बात नहीं कर सकता हूँ प्रतीक भाई। बोलिए। हाँ, अगर इन्हीं लोगों से सबसे शो करवाना था तो मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। आज वक्त निकल गया, चलिए जी। तार्किक आधार पे जवाब देता हूँ। हमारे देश के, और मैं नहीं चाहता हूं कि बीच में कोई आए जब मैं बोलूंगा, हमारे देश के एक महान व्यक्ति विदेश गए हैं कुतर्क का पैगाम भेजने, और इतना महान है कि महानता भी शर्मा जाए ऐसे व्यक्ति से। मैं तो अचंभित हो जाता हूं कि मौत की सौदागर 7 जन्म पहले कहा गया था क्या? ये जरा खुलासा करे। आप अपने गिरिबान में झांक के देखिए कि आप खुद क्या बोलते हैं। शालीनता चाहते हैं, शालीनता रखिए। श्रीमान राहुल जी, पहले आप तय कर लीजिए, देश के बारे में इतना ही प्रदूषित बयान, मोदी जी के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री के बारे में इतना ही प्रदूषित बयान अगर रखना है तो तय कीजिए ना, यूएस के नागरिक हैं आप, या यूके के नागरिक है, या फिर भारत के नागरिक है। भारत के अगर नागरिक होते, भारत के अंदर ये सब बातें बोलते, बाहर नहीं बोलते। भारत के नागरिक नहीं, भारत का बेटा है। दूसरी बात, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तुम्हें बाप और बेटे का फर्क दिखा के भेजूंगा। उन सब चीजों पे मैं बाप बेटे का फर्क बता के भेजूंगा। उन सब चीजों पे नहीं जाना चाहता हूँ। राहुल खान, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बहुत सारी बातें आ जाएगी, नागरिकता पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर अब बात आती है सिंघल को लेके। अरे श्रीमान राहुल जी, आप जरा पता लगाइए और इतिहास पढ़िए। सिंघल ऐसा धरोहर है चोल राज्य का, इतिहास के पन्ने पे जाइए। दक्षिण पूर्वी एशिया, मिंदानाओ, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, हर जगह पे
सिंगल का परचम लहरा रहा था। ये सच्चाई है, इसलिए कम से कम सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमानित मत कीजिएगा देश के संस्कृति को लेके। दत्ता जी, आई एम रियली सॉरी, देर से आया जी। प्रतीक जी, आधी अधूरी बातों पर तो बहस बहुत हो गई, अब पूरी बात बता देते हैं कि आज क्या कहा राहुल जी ने। राहुल जी ने ये कहा कि वही मोदी जी हैं जो एरोप्लेन जब नया नया आया था ना, वो कह रहे थे कि मैंने रडार वाले को कहा इसमें ऐसा अपने उपकरण लगाया है बादल के नीचे से जाएगा तो रडार में पकड़ नहीं आएगा। और आलू और चिप्स वाला कौन था? प्रतीक जी आप फंस गए, प्रतीक जी आप फंस गए, प्रतीक जी प्रतीक जी इधर उधर ही रहोगे। प्रतीक जी आज तो आप फंस गए। अरे मैं क्या चूहा, मैं क्या पिद्दी पिद्दी का शोरबा, मुझे तो रोज फंसाओ, रोज फंसाओ। मैंने तो सवाल पूछ लिया बस। राहुल जी ने यही कहा था कि वो मशीन में आलू डाल रहे थे और मोदी जी कह रहे थे सोना निकलेगा। मैंने सवाल नाराज नहीं। तीसरी बात, वो नाली में से, प्रतीक जी वो नाली में से चाय बनाने वाली गैस भी निकाल रहे थे। तो राहुल जी ने ये कहा मोदी जी जैसा भाजपा के साथी के सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वविदित है, तो राहुल जी ने यही कहा एक इकलौता आदमी जिसको सारा ज्ञान है, फिर तो वो भगवान को भी जाकर ज्ञान दे देगा ना कि आपको ब्रह्मांड कैसे चलाना है। तो पूरी बात तो यही है। कांग्रेस में एक चीज तो अच्छी है, कांग्रेस की एक चीज तो अच्छी है, उनके प्रवक्ता बहुत बढ़िया सीमेंटिंग करते हैं, सीमेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं जी। जवाब दूं, इस चीज का जवाब देना आवश्यक है। जहां नाली की गैस की बात आती है, मेरे भाई को शायद पता नहीं है कि बायोगैस, मीथेन, इथेन ये सब चीजें होता है। जहां एयरक्राफ्ट की बात आती है, वो नाइट सर्विलेंस सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के बारे में उन्होंने उदाहरण दिया था, जो रात में होता है, रेडर में नहीं आता है। 25 साल से गोबर गैस इस देश में चल रही है, लाइटें जल रही है, जब हम बच्चे थे तब से चल रही है, और इनको ये बात पता नहीं है। अगर आज मोदी जी देश में हवाई जहाज बना रहे हैं, रेल बना रहे हैं और इन सब का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि इस देश को एक ऐसा नेता मिला है जो विकास को